हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जहां पर जनरली दो ही आउटकम्स होते हैं। जैसे अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले, कॉइन को टॉस करना, तो कॉइन को टॉस करने पर नॉर्मली हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी होंगी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब देयर विल बी ओनली टू आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह सपोज करो एक कोर्ट में केस चल रहा है और जज के सामने एक कन्विक्ट खड़ा है और अब उसको डिसाइड करना है जज को कि भाई क्या होगा, इधर गिल्टी और नॉट गिल्टी, कोई हमारे पास बीच का रास्ता नहीं है। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमारे पास दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। नाउ सक्सेस एंड फेलियर का मतलब है कि भाई जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे लिए सक्सेस है, दूसरा फेलियर है। मतलब हर केस के दो ही आउटकम्स होते हैं। ऐसे केसेस में काम आता है प्रोबेबिलिटी निकालने में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारा प्रोबेबिलिटी की सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। नाउ यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना है, देखो एक चीज तो हमें समझ में आई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट करने पर दो ही आउटकम्स आते हैं। एक आउटकम को सक्सेस बोला जाएगा, एक को फेलियर बोला जाएगा। जैसे कॉइन का टॉस करने की हमने बात करी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी होती है जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस किस केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन जो है कि हमारे पास जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट होता है तो अगर एक कोई भी ट्रायल रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म किया जाता है तब बाइनोमियल लगने की बात करते हैं। रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब जैसे एक कॉइन है, उसको तुम एक बार, दो बार, चार बार टॉस करोगे तो इट इज ओके, तुम उसके आउटकम्स निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर कॉइन को 10 बार टॉस करें, डाई को हम दो बार तीन बार रोल करने की जगह 5 बार रोल करें, 6 बार रोल करें, तो टोटल आउटकम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर मोर। भाई दो तीन से ज्यादा ट्रायल्स हो रहे हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट में ट्रायल्स एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, 10 बार कर रहे हैं। मतलब डाइस को हम दो बार तीन बार रोल करने की जगह पर 6 बार रोल कर रहे हैं, कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हैं, ऐसे केसेस में लगता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि एन, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हो, वो तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, पर फाइनाइट होना चाहिए। बहुत ज्यादा एन भी बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एन बहुत लार्ज हो जाता है तब हम बाइनोमियल की जगह पर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे हमारे पास बॉल है, तो एक बैग है, उसमें से हम 5 बॉल निकाल रहे हैं, 6 बॉल निकाल रहे हैं, 10 बॉल निकाल रहे हैं, कॉइन को 10 बार 12 बार टॉस कर रहे हैं, ये सब फाइनाइट आउटकम्स है। लेकिन सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पर 500 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो 500 बार ट्रायल्स हो रहे हैं, तो वहां पर बाइनोमियल जनरली हम नहीं यूज करते। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, एन, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, हर ट्रायल के दो ही आउटकम्स होने चाहिए, एक को हम सक्सेस बोलेंगे, एक को फेलियर बोलेंगे, तो ये दो आउटकम्स होने चाहिए, ये एंड है। और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि जो सेकंड ट्रायल होगा या जो थर्ड ट्रायल है, उनकी प्रोबेबिलिटी शुरू के जो ट्रायल्स हैं उनके आउटकम्स पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब जैसे अगर मैं कॉइन को 6 बार टॉस करता हूं, तो सिक्स्थ टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में हेड आया था या टेल आया था। मतलब पहली बार में हेड आया हूं तो उससे सेकंड के प्रोबेबिलिटी में, सेकंड ट्रायल की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और साथ ही साथ सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, वो पहली बार टॉस करने पर भी हाफ है, चौथी बार टॉस करने पर भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अगर मेरे पास एक बैग है, उस बैग में मेरे पास 10 बॉल्स हैं, 5 ग्रीन, मान लेते हैं 6 ग्रीन और 4 ब्लू बॉल्स हैं, तो अगर मैं उसमें से एक बॉल निकालूं
तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 6/10 है। अब अगर मैं उस बॉल को वापस से बैग में डाल दूं और फिर दूसरी बॉल निकालूं तो अभी भी प्रोबेबिलिटी ग्रीन की 6/10 ही रहेगी, क्योंकि बॉल हमने रिप्लेस करवा दी है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहती है, तो यहीं पर बाइनोमियल लगेगा। इन केस अगर मैं बॉल रिप्लेस नहीं करवा रहा हूं तो फिर ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगता। ठीक है, तो पहली चीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है, वैसे क्वेश्चन देख के पता पड़ जाएगा। सिंपल सी चीज तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स थोड़े से लार्ज होंगे। एक ट्रायल को हम एक बार नहीं, 4-4 बार, 6-6 बार, 10-10 बार करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देकर चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर इज इक्वल्स टू एन सी आर स्मॉल p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। अब यहां पर इन सब का मीनिंग क्या है? यहां पर जब हम लिख रहे हैं ना n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे सपोज एक कॉइन को मैं 10 बार टॉस कर रहा हूं तो n कितना हुआ? 10। कितनी बार ट्रायल कर रहे हो वो तुम्हारा n हो गया। दूसरा होता है r। r का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब सक्सेस किसको मानना है, फेलियर किसको मानना है, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हम एक बार मान लेते हैं कि हम एक कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हैं, तो जब हम कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हैं तो n तो 10 हो गया। अब सपोज मैं तुमसे पूछूं कि भाई कॉइन को 10 बार टॉस करने पर 6 बार हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 6 बार हेड आना, तो हेड तुम्हें चाहिए क्या? हेड चाहिए, तो हेड आना एक तरह का सक्सेस है। वो कितनी बार चाहिए तुम्हारे को? वो तुम्हें चाहिए 6 बार। तो आर तुम्हारा 6 हो जाएगा। एन का मतलब तो कॉइन को कितनी बार टॉस किया, आर का मतलब सक्सेस कितनी बार चाहिए, वो आर होगा। तो आर मतलब है नंबर ऑफ सक्सेसेस। फिर P, स्मॉल p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जैसे कॉइन टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो P होगा हाफ। और Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो हाफ ही है, वो भी P और Q इस क्वेश्चन में तो बराबर ही है। और ऑब्वियसली क्योंकि दो ही आउटकम्स होते हैं हर ट्रायल के, तो P और Q का सम हमेशा 1 होता है। सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखें। अब एनसीआर का भी ध्यान रखें, है ना। वैसे तो एनसीआर तुम लोगों ने 11th क्लास में सीखा है कैसे एक्सपेंड करना है, बट स्टिल अगर कुछ लोगों को ध्यान नहीं है तो ध्यान रखें, एनसीआर निकाला जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल से। मैं अभी एक दो क्वेश्चन में तो पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, x इक्वल टू r, मतलब ये r सक्सेसेस का फॉर्मूला है। 6 सक्सेस, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल ले रहा था ना मैं, 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स का जब भी तुम कोई वीडियो देख रहे हो ना, साथ साथ में एक पेन पेपर लिखा करो, इंपॉर्टेंट चीजें नोट किया करो। साथ साथ में जो क्वेश्चंस हम क्लास में कर रहे हैं यहाँ पर, और वही क्वेश्चन तुम भी साथ साथ करते जाया करो, लिखते जाया करो, दैट गिव्स यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मूव ऑन करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्यों लगाना है और कैसे लगाना है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। अब तुम देख रहे हो कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स वो फाइनाइट है, थोड़ा सा बड़ा भी है। तो पहला क्वेश्चन है तो हम 5 बार ही कर रहे हैं, तो n कितना है यहाँ पर 5। 5 बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो ट्रायल कितनी बार हो रहा है 5 बार, तो n मेरा होगा 5। अब वो कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बोली जाए ना वो तुम्हारी सक्सेस मानी जाएगी। तो तुम सबसे पहले डिफाइन करोगे भाई सक्सेस किसको मानना है। सक्सेस का मतलब हो गया गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड। ये ध्यान रखना कि 3 हेड्स आना सक्सेस नहीं है, हेड आना सक्सेस है। 3 हेड्स का मतलब है कि तुम्हें सक्सेस यानी कि हेड 3 बार चाहिए। तो 3 मतलब नंबर है और हेड आना सक्सेस है, ये ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि जब हम हेड आना सक्सेस मान रहे हैं
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो एक बार में ही निकाली जाती है, मतलब एक ट्रायल के हिसाब से निकाली जाती है, 5 ट्रायल के हिसाब से नहीं निकालोगे। तो मतलब तुम अगर कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। तो P मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ, Q मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ये भी हाफ। अब यहां पर 5 बार तो हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो n तो 5 हो गया, लेकिन अगर सपोज करो कि तुमसे बोला जा रहा है कि सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सक्सेस यानी कि हेड कितनी बार चाहिए, हेड तुम्हें चाहिए कितनी बार, 3 बार चाहिए। तो हेड क्योंकि 3 बार चाहिए तो R यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस हो जाएगी 3, ये हमारी R का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग ये सक्सेस का फॉर्मूला जो है यहां से एक बार कॉपी करते हैं और इसको यूज करेंगे, क्योंकि बार बार यूज होता रहेगा, तो मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं। तो ये सक्सेस का मेरा फॉर्मूला हो गया है ना, दिस इज फॉर्मूला फॉर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सॉरी। ये अब यहां पर R मतलब है कितनी सक्सेस, तो 3 बार हेड चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। x का मतलब है सक्सेस, x इज द रैंडम वेरिएबल डिफाइनिंग सक्सेस, तो x इक्वल टू 3 का मतलब है 3 बार सक्सेस आना। अब फॉर्मूले के हिसाब से NCR आता है, तो n कितना है 5, क्योंकि हमने 5 बार टॉस किया है। C R कितना है 3 इंटू हाफ की पावर R, R कितना है 3, ये आ जाएगा 3 इंटू अगेन Q भी हाफ है, हाफ की पावर n माइनस आर, तो 5 माइनस 3 2, ये हमारे फॉर्मूले में वैल्यू होगी। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। अब देखो 5C 3 कैसे खुलेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल हो गया 5 फैक्टोरियल, ये आर फैक्टोरियल हो गया 3 का फैक्टोरियल, और ये 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन 2 की पावर 5 आ गया। नाउ 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ताकि ये 3 फैक्टोरियल से कट सके, और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, इंटू 1 अपॉन 32, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब ये मेरे पास 2 और ये 2 और ये 2 और ये 16, सॉल्व करके आया है 5 अपॉन 16। तो 5 अपॉन 16 ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम एक कॉइन को 5 बार टॉस करेंगे तो उसमें 3 बार हेड आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो 5 अपॉन 16 इज द प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अभी शुरू में मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो बिल्कुल डायरेक्ट है, सिंपल है, जिससे तुम्हें समझ में आने लगे कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। अब ऐसा एक और क्वेश्चन देखें। अब इसमें बोला है कि 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूं, ठीक है। एक कार्ड निकालना एक ट्रायल हो गया, तो मैं यहां पर 5 कार्ड्स निकाल रहा हूं, तो n मेरा हो गया 5, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग 5 कार्ड्स। एक कार्ड निकालना एक ट्रायल है, 5 कार्ड निकालना 5 ट्रायल्स होंगे, तो n हो गया 5। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स 4 हार्ट्स, मतलब 5 अगर हम कार्ड निकाल रहे हैं तो उसमें 4 कार्ड हार्ट के निकलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी पर फोकस करो, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 4 बार हार्ट आने की। तो 4 अलग है, हार्ट अलग है। 4 तुम्हारा नंबर ऑफ सक्सेस में काम आता है, 4 जो है नंबर, ये नंबर ऑफ सक्सेस में काम आता है, और हार्ट आना ये तुम्हारी सक्सेस है। तो सक्सेस किसको मानोगे, फिर से ध्यान रखेंगे, 4 हार्ट्स आने को सक्सेस नहीं मान रहे हम, हार्ट का कार्ड आना ही सक्सेस है। तो x यानी कि सक्सेस, x इज अ रैंडम वेरिएबल डिफाइनिंग सक्सेस, ये क्या मानोगे, गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि हार्ट का कार्ड आना अगर सक्सेस है, तो हार्ट का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हार्ट कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से हार्ट्स कितने हैं
13। तो हार्ट का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है 13/52 यानी कि 1/4। और क्यू यानी कि हार्ट का कार्ड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 1 - 1/4। अब हार्ट का कार्ड कितनी बार चाहिए तुम्हें? 4 बार चाहिए। तो सक्सेस यानी हार्ट का कार्ड ये कितनी बार चाहिए? 4 बार। तो आर मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले एन पी क्यू आर सब निकालोगे, डिफाइन कर लो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालो। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला है हमारे पास सक्सेस का, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें सक्सेस कितनी बार चाहिए मुझे? 4 बार। तो आर की जगह 4 इज इक्वल्स टू एन सी आर। तो ये आएगा 5C4 इंटू, अब पी कितना है? 1/4 रेज टू पावर, पी 1/4 है, रेज टू पावर 4, आर 4 है, इंटू क्यू, क्यू है 3/4 रेज टू पावर n माइनस आर। तो 5 - 4 इज 1। अब 5C4 वैसे डायरेक्टली ध्यान रखें कि 5 होता है। भाई सिंपल सी चीज ध्यान रखो, NC0 और NCN ये हमेशा 1 होता है, इसको सॉल्व नहीं करना होता। और NC1 और NCN-1 ये हमेशा n होता है। थोड़ी मेहनत बचेगी, ये बेसिक चीजें ध्यान रखोगे। मतलब अगर कभी 5C1 आता है तो उसको सीधा 5 लिखेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करोगे तो भी वही आने वाला है। और NCN-1 का या तो 1 या 1 कम, जैसे 5C4 है तो 4 जो है वो 5 में से 1 कम है, तो 5C4 को 5 लिखेंगे। 7C6 है तो 7 लिखेंगे। 10C9 है तो 10 लिखेंगे। मतलब NCN-1 को n लिखेंगे। इनटू ये हो गया मेरे पास 1/4 की पावर 4, तो 1/4 की पावर 4 इंटू 3/4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कट तो कुछ रहा नहीं है। 15/4 की पावर 5 यानी कि 1024। तो 15/1024 ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं 5 कार्ड ले रहा हूं, निकाल रहा हूं उसमें से, तो उस 5 में से 4 बार हार्ट आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स जिनको प्रोबेबिलिटी में, स्पेशली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कुछ इसी तरह का है, जिसमें हमारे को दे रखा है कि एक डाइस है, एक डाइस को हमने 6 बार थ्रो किया। देखो जैसा हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ ट्रायल्स n होता है, तो क्योंकि हम डाइस को 6 बार थ्रो कर रहे हैं तो हमारा जो n है वो तो निकल के आएगा 6। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 एग्जैक्टली 5 टाइम्स। मतलब जो नंबर 1 है वो 5 बार आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर सक्सेस किसको मानेंगे? यहाँ पर हम x यानी कि सक्सेस ये मानेंगे हम गेटिंग नंबर 1। नंबर 1 आना ये सक्सेस है। अब तुम बताओ, एक डाइस को थ्रो करोगे तो 1 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो इसीलिए P जो है यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वो 1/6 होगी। Q फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी। अब वो कह रहा है कि सक्सेस हमें कितनी बार चाहिए? वो कह रहा है सक्सेस चाहिए एग्जैक्टली 5 टाइम्स, 5 बार सक्सेस चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी x = 5 की। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर्मूले के हिसाब से x = r का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। तो 5 का क्या होगा हमारे पास? 6C5, n तो 5 है। सक्सेस p की प्रोबेबिलिटी, p मतलब सॉरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये हो गई 1/6 की पावर r। सक्सेस कितनी बार चाहिए? 5 बार, तो पावर 5 इंटू 5/6 की पावर 6 - 5 यानी कि 1। तो सॉल्व करते हैं तो 6C5 जैसा हमने डिस्कस किया था 6 आता है, इंटू ये आ गया 1/6 की पावर 5 इंटू 5/6। मतलब ये निकल के आ रहा है 5/6 की पावर 5, ये निकल के आता है, 6 और 6 कैंसिल। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है 5 बार 1 आने की। तो अगर हम डाइस को 6 बार थ्रो कर रहे हैं, उन 6 में से 1 जो है वो 5 बार आएगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है।
लेकिन यहां पर एक और चीज भी है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है सेकंड पार्ट के अंदर। तुम्हें बोला है नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 5 टाइम्स। अब सेकंड जो पार्ट है ना, उसमें बोला है नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार 1 चाहिए। अभी कम से कम 5 बार 1 चाहिए, तो 1 कितनी बार चाहिए तुम्हें, सक्सेस कितनी बार चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको ऐसे लिखा जाएगा भाई, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब कितनी सक्सेस आएगी, तुम 6 बार डाइस रोल कर रहे हो, तो 6 से ज्यादा तो सक्सेस आ नहीं सकती, तो तुम्हारी सक्सेस कितनी बार आएगी, या तो 5 बार या फिर 6 बार। तो ये 5 और 6 दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालकर यहाँ पर ऐड की जाएगी। तो 5 की प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाली अभी, ये आई थी अपने पास 5/6 की पावर 5, और 6 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं फिर से फॉर्मूला यूज करूंगा 6 1/6 की पावर 6, आर अब की बार 6 है, और 5/6 की पावर 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो है, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, तो ये निकल के आता है मेरे पास 6 है, सॉरी 30/6 की पावर 6 प्लस 1/6 की पावर 6, क्योंकि 6 ही 6 तो 1 होता है ना, हमने डिस्कस किया था एनसीएन 1 होता है, तो ये तो 1 है और ये भी 1 है, तो ये मेरे पास निकल के आता है 31/6 की पावर 6। ये मेरा आंसर निकल के आता है एटलीस्ट 5 बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जब एटलीस्ट बोले तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम। मिनिमम मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाकर उसे सॉल्व करना है, वो और उससे बड़े जितने केसेस हैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब एटलीस्ट आया तो एटमोस्ट भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस एटमोस्ट आल्सो। तो वही क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई अब पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स। इस बार एक डाइस नहीं, पेयर ऑफ डाइस को हम 5 बार थ्रो कर रहे हैं। तो एक बार पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करना एक ट्रायल हुआ, 5 बार थ्रो करना मतलब एन हो गया तुम्हारा 5। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस, डबलेट आना सक्सेस है। अब देखो डबलेट क्या होता है, जब सेम नंबर रिपीट होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आना, ये डबलेट आना सक्सेस है। तो सक्सेस आना, सक्सेस क्या है, डबलेट। तो सक्सेस यानी कि x, ये हम मानेंगे गेटिंग अ डबलेट। और डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, डबलेट के कितने केस होते हैं, टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स होते हैं। 36 में से डबलेट वाले कितने हैं, डबलेट वाले हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, 1 1 2 2 3 3 टिल 6 6। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी है 6/36। तो P यानी कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी है 6/36, जिसे हम 1/6 लिखेंगे। फेलियर की ऑब्वियसली 5/6 हो गई। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेसेस एंड एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, है ना। इसको हम एटमोस्ट 5 को एक बार के लिए हम चेंज कर देते हैं, लेट अस मेक इट एटमोस्ट 4 सक्सेसेस ओनली, क्योंकि एटमोस्ट 5 सक्सेस का मतलब तो सब कुछ ही हो जाता है ना, 5 बार ही थ्रो कर रहे हो, एटमोस्ट 5 तो मतलब सब कुछ आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, तो एटमोस्ट 4 कर लेते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 4 सक्सेस की बात की है। एटलीस्ट 4 सक्सेस का मतलब सक्सेस कितनी चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा। अगेन क्योंकि ट्रायल्स 5 ही हैं, तो सक्सेस 5 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जब लिखेंगे फर्स्ट पार्ट कि एटलीस्ट 4 सक्सेसेस की जब हम बात करेंगे, तो एटलीस्ट 4 सक्सेस का मतलब होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लिखेंगे 4 की प्रोबेबिलिटी, 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अभी 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 5 से 4, 1/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 1। P यहाँ पर 1/6 है तो R 4 है, तो 6 P की पावर R लिखा है और Q की पावर n-R। 5 का मतलब हो जाएगा 5 से 5, 1/6 की पावर 5 और 5/6 की पावर 0। अब यहाँ पर 5 से 4 5 होता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 5/6 की पावर 5 आ रहा है, 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 1। 5 से 5 1 होता है, 5 से 5/6 की पावर 0 भी 1 ही होता है, तो ये आ रहा है 1/6 की पावर 5। तो सॉल्व करके ये बनता है 26/6 की पावर 5, जिसमें से अगर तुम 2 कैंसिल करना चाहो तो ये कर सकते हो। तो ये लिखोगे 13/2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5।
भाई 6 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, एक 2 कट गया तो 13/2 की पावर 5 अपॉन इंटू 3 की पावर 5, ये हमारा आंसर बचेगा। अब जो सेकंड पार्ट है ना वो थोड़ा सा अलग है, जिसमें तुम्हें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 सक्सेस। अब सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एटमोस्ट 4 सक्सेस, सॉरी है ना, 4 सक्सेस की बात हुई थी, मैंने करेक्शन कराया। तो एटमोस्ट 4 सक्सेस की बात हुई है, कम मतलब एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा। तो एटमोस्ट 4 सक्सेस का मतलब हुआ कि 4 या 4 से कम सक्सेस। भाई एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो वो या उससे ज्यादा होता है, और एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 4 सक्सेस का मतलब हुआ या तो 4 सक्सेस या 4 से कम सक्सेस। अब 4 से कम सक्सेस मतलब लेस देन इक्वल टू 4 हुआ। अब लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 या 4 से कम सक्सेस मतलब कितनी सक्सेस हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2, 1 और 0 सक्सेस भी हो सकती है। सो इट इज लाइक कि 0, 1, 2, 3, 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो टोटल जब हम डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को 5 बार थ्रो कर रहे हैं, ट्रायल्स हमारे 5 हैं, तो 5 से ज़्यादा सक्सेस पॉसिबल नहीं है, और सारी सक्सेसेस का सम हमेशा 1 होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सक्सेस का सम 1 होगा। तो अब मुझे 0, 1, 2, 3, 4 सक्सेस निकालने हैं, या तो मैं चारों निकालूं, पांचों निकालूं, उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करूं, या फिर सिर्फ 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल कर मैं इसमें से माइनस कर दूं। देखो इट इज लाइक कि जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो 5 बार रोल कर रहे हैं, तो सक्सेस कितनी बार आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इन सारी सक्सेस का सम 1 आएगा। अब एक्चुअली में मुझे निकालना है 0 से 4 सक्सेस का सम, तो या तो इन चारों का सम निकालूं, या फिर 5 का सम, 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दूं। तो ये दो ऑप्शन है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ऑब्वियसली 0, 1, 2, 3, 4 की प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा, तो हम 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस करेंगे। 5 की प्रोबेबिलिटी ये रही, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5 से 5, 1/6 की पावर 5 इंटू 5/6 की पावर 0, यानी कि 1 माइनस 1/6 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर एटमोस्ट 4 सक्सेस। तो इन केस अगर तुम देखो ना बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो फिर तुम ऑपोजिट साइड भी सोच सकते हो। ये नई चीज़ें हैं कुछ जो तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ तुम्हें बोला है कि भाई एक फैक्ट्री है, उसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज होने के चांसेस 25% है, वहाँ पे डिजीज होने के चांसेस फैक्ट्री में 25% है, और 6 वर्कर्स हम लोगों ने चूज किए हैं रैंडम में, और तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 हैविंग द डिजीज। अब 6 में से 4 लोगों को डिजीज होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सन सिलेक्ट करना एक ट्रायल है, और हम कितने पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, 6। तो n तो हमारा हो गया 6, और x यानी कि सक्सेस, ये मानेंगे कि पर्सन इज हैविंग अ डिजीज या वर्कर इज हैविंग अ डिजीज। अच्छा ध्यान रखें कि भाई यहाँ पर सक्सेस का पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है ना। ये नहीं है कि भाई सक्सेस होना हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वो सक्सेस है। कि भाई इट इज लाइक कि चलते चलते एक आदमी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 है, तो फिर तुम्हें एक्सीडेंट, अगर तुमसे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो एक्सीडेंट होना ही सक्सेस माना जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें, सक्सेस क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही सक्सेस है, ठीक है। तो अब x मतलब सक्सेस, वर्कर हैविंग डिजीज, और कितनी सक्सेस चाहिए, एटलीस्ट 4 हैव द डिजीज। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिजीज, सक्सेस किसको माना है, डिजीज होने को, और डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 25%, यानी कि 1/4। तो डिजीज नहीं होने की 3/4। अब एटलीस्ट 1 विल हैव डिजीज, एटलीस्ट 4 विल हैव डिजीज, एटलीस्ट 4 हैव द डिजीज, तो कम से कम 4 सक्सेस आनी है। तो कम से कम 4 सक्सेस का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो कम से कम 4 का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू 4 प्लस
x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6। ये तीनों केसेस निकालकर हमें ऐड करना होगा। 6 वर्कर हैं तो सक्सेस 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। 6 से ज्यादा लोगों डिजीज हो ही नहीं सकती ना, हम 6 लोग ही तो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 4 क्या होगा? 64 p की पावर 4 q की पावर n माइनस आर यानी कि 2 प्लस 6e 5 1 अपॉन 4 की पावर 5 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 6e 6 1 अपॉन 4 की पावर 6 और 3 अपॉन 4 की पावर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 64 कितना होता है? अगर मैं 64 सॉल्व करूंगा 6 इंटू 5 30 अपॉन 2 15 निकल के आएगा। 15 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 4 की पावर ये हो गया 6 प्लस 65 6 होता है तो 6 इंटू 3 अपॉन 4 की पावर 6 प्लस ये भी 1 हुआ ये भी 1 हुआ 1 अपॉन 4 की पावर 6। ठीक है, अगर कुछ कैंसिल भी हो रहा हो ना, जैसे यहाँ 2 कट रहा है तो मैं काटूंगा नहीं, एलसीएम सेम रखने के लिए। तो मेरा एलसीएम निकल के आता है 4 की पावर 6। चाहो तो कॉमन ले लो, चाहो एलसीएम ले लो। अब ये होगा 135 प्लस 18 प्लस 1, तो 135 प्लस 18 153 154 अपॉन 4 की पावर 6। अब चाहो तो 2 कॉमन लेकर काट सकते हो। अगर मैं 2 काटूं तो ये आता है 77, इसको मैं 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ। 4 की पावर 6 को 2 स्क्वायर की पावर 6 है ना, तो 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 12 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 11, 8 2 कट जाएगा। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी 77 अपॉन 2 की पावर 11। चाहो तो सॉल्व करो, चाहो तो ऐसे छोड़ो, है ना। ज़्यादा बड़ी पावर है तो इसे तुम चाहो तो छोड़ सकते हो ऐसे। वैसे 2 की पावर 11 जो है ये 2048 होती है, 2 की पावर 10 1024 होती है, ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं याद है तो ऐसे भी छोड़ दो। बहुत बड़ी पावर है तो यू कैन लिव इन बिगर पावर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे पास कि भाई एक हर्डल रेस में एक एथलीट है, उसको 10 हर्डल्स क्रॉस करने हैं और तुम्हें दे रखा है एक हर्डल को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी उसकी है 5/6। तो 5/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो हर्डल क्रॉस कर लेगा। ठीक है, हर्डल क्रॉस कर लेगा मतलब हर्डल नॉक नहीं करेगा, गिराएगा नहीं। ये 5/6 प्रोबेबिलिटी है। अब अगर तुम्हें बोला है कि अगर वो 10 हर्डल्स क्रॉस करना है, what is the probability of knocking down fewer than 2 hurdles? Now ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा आसान है और एक्चुअल में है भी, पर बेसिक एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। मैंने तुम्हें अभी बताया था सक्सेस उसे माना जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी तुम्हें हर्डल क्रॉस करने की नहीं निकालनी है। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉक डाउन करने की। हर्डल नॉक डाउन कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कन्वीनियंस के लिए हमेशा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, उसी को सक्सेस माना करो। तो यहां पर तुम n तो लोगे 10, क्योंकि 10 हर्डल क्रॉस करना है। एक हर्डल क्रॉस करना एक ट्रायल है। और x यानी कि सक्सेस, ये किसको मानोगे? नॉकिंग डाउन द हर्डल, नॉकिंग अ हर्डल, इसको x मानोगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? नॉक फ्यूअर देन 2 हर्डल्स। अब फ्यूअर देन 2, देखो फ्यूअर देन 2 का मतलब क्या हुआ? 2 से कम। ये थोड़ा सा देख कर लो, 2 से कम। तो 2 से कम का मतलब है कि 2 नहीं नॉक होनी चाहिए। तो कितनी नॉक होनी चाहिए? 2 से कम। अच्छा, एक चीज और पहले, कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो सक्सेस किसको माना है हमने? हर्डल नॉक करने को सक्सेस माना है। तो उस हिसाब से तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 होगी और फेलियर 5/6 होगी। क्योंकि क्लियर सी चीज क्या है कि हम सक्सेस किसको मान रहे हैं? कि वो हर्डल नॉक कर देगा, क्रॉस नहीं करेगा, नॉक करेगा। तो नॉक करना अगर सक्सेस है तो नॉक करने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 वो P ली जाएगी। तो P और Q अकॉर्डिंगली सक्सेस के हिसाब से लो। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नॉक डाउन फ्यूअर देन 2। फ्यूअर देन 2 का मतलब है 2 से कम हर्डल क्रॉस करना। अब 2 से कम का मतलब हो गया
x लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2 नहीं, लेस देन 2, फ्यूअर देन 2 बोला है। तो लेस देन 2 का मतलब कितने हर्डल्स नॉक करेगा, 2 से कम हर्डल्स कितने हुए, या तो 0 हर्डल्स या 1 हर्डल। तो तुम्हें सक्सेस निकालनी है, 0 सक्सेस या 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालकर ऐड करना है। तो 0 सक्सेस मतलब हो गया हमारे पास कितने हर्डल हैं, 10, 10c0 1/6। अब p 1/6 है, ध्यान रखना 0, और फिर 5/6 की पावर 10 प्लस 1 होगा मेरा 10c1 और 1/6 की पावर 1 इंटू 5/6 की पावर 9। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, 10c0 कितना होता है 1, 1/6 की पावर 0 1, तो मेरे पास आ रहा है 5 की पावर 10/6 की पावर 10 प्लस 10c1 कितना होता है, 10c1 होता है 10, तो ये 10 इंटू 1/6, तो 5 की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 10, 6 की पावर 9 ये और एक ये 6 की पावर 10। अच्छा, अब एक काम ये भी कर सकते हो कि 10 में से एक 5 यहाँ डाल दो, तो अगर मैं 10 में से एक 5 इसमें डाल देता हूं तो ये रह जाएगा 2 और ये बन जाएगा 5 की पावर 10 अपॉन 6 की पावर 10। तो अब मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, तो मैं 5/6 की पावर 10 कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास बचता है 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 बचता है, यानी कि मेरा आंसर होगा 3 इंटू 5/6 की पावर 10। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आती है नॉकिंग डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, 2 से कम हर्डल क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी। अभी 2 से कम हर्डल की बात करें तो 2 से कम मतलब 0 या 1 सक्सेस, तो तुम्हें दोनों सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालकर ऐड करनी है। ये ध्यान रखें, एटलीस्ट क्या है, एटमोस्ट क्या है, फ्यूअर देन, मोर देन, सब चीजें बेसिक ध्यान रखें, ठीक है। चलो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा कि भाई एक टेस्ट है 10 क्वेश्चन का, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसमें जो किस तरह का है, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है ना, डिसाइडेड टू आंसर अ कॉइन, मतलब बाय टॉसिंग अ कॉइन, मतलब ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें एक बच्चे ने डिसाइड किया कि भैया मैं कॉइन टॉस करके आंसर निकालूंगा, हेड आया तो ट्रू, टेल आया तो फॉल्स, सॉर्ट ऑफ, तो मैं कॉइन टॉस करके निकालूंगा। और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस करेक्टली। तो भाई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टॉस करेगा मतलब हिट एंड ट्रायल से आंसर निकालेगा ट्रू फॉल्स में, और फिर वो कह रहा है उसके बाद भी उसके कम से कम 8 क्वेश्चन सही आ जाए, 8 क्वेश्चन के आंसर सही आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी आती है। अब यहाँ पर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक ट्रायल है, तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब n हो गया 10, और x यानी कि सक्सेस, सक्सेस कैसे मानेंगे, सही आंसर आना, गेटिंग राइट आंसर इज सक्सेस। अब सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, देखो जब ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है तो सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और गलत आने की भी हाफ है। भाई दो ही तो ऑप्शन है, तो ट्रू या फॉल्स, तो दो ऑप्शन में से एक सही होगा, तो सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब तुम्हें बोला एटलीस्ट 8 सक्सेस, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसका मतलब 8 सक्सेस प्लस 9 सक्सेस प्लस 10 सक्सेस, ये हमें निकालना है। यहाँ कम से कम 8 क्वेश्चन सही हो, कम से कम 8 का मतलब 8 या 8 से ज्यादा। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालकर ऐड कर दो, तो ये होगा 10c8 1/2 की पावर 8 इंटू 1/2 की पावर 2, ये p भी हाफ है, q भी हाफ है, प्लस 10c9 1/2 की पावर 9 इंटू 1/2 प्लस 10c10 1/2 की पावर 10 इंटू 1/2 की पावर 0। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है भाई, 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लो, तुम्हारे पास क्या बचता है यहाँ पर 10c8 प्लस 10c9 प्लस 10c10, ये बच जाता है ना। अब 10c10 कितना होता है, 10c10 तो 1 होता है हमें पता है, 10c9 कितना होगा, ये 10 होगा, 10c8, ये सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ भाई, एक ही अगर नंबर कम है तो सेम n आ जाता है, दो नंबर कम है तो दो नंबर मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 इंटू 9 हुआ 90 डिवाइडेड बाई 2 45 आएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 56 अपॉन 2 की पावर 10। अब जो 2 की पावर कट रही है
वो काट लो, मतलब 8 कट रहा है ना इसमें से, तो वो काट लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 की पावर 7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 8 7 जा 56 है, तो मैंने 8 इसमें से काट दिया, 2 की 3 पावर मैंने कम कर दी है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है 7/2 की पावर 7। मतलब 2 की पावर 7 कितनी होती है? 2 की पावर 7 होती है 128, है ना। 5 पे 132, 6 पे 64, 7 पे 128, तो 7/128 प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि उसके कम से कम 8 क्वेश्चन सही आ जाएंगे। तो भैया पढ़ ही लो, है ना। इस तरह से टॉस करके तो प्रोबेबिलिटी अच्छे नंबर आने की बहुत ही कम है, तो इसलिए पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह का काम मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ इसका आइडिया दूंगा। क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा अलग भी है इन द सेंस। क्वेश्चन है कि एक बैग है जिसमें 25 बॉल्स हैं। अब 25 में से 10 जो हैं उन पे एक्स मार्क किया हुआ है और 15 बॉल्स पे वाई मार्क किया हुआ है। अब हम उस बैग में से कितनी बॉल निकाल रहे हैं? 6 बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली विथ रिप्लेसमेंट ही है ये, क्योंकि बायनोमियल का क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो विथ रिप्लेसमेंट है, तो विथ रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है। तो हम 6 बॉल निकाल रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई दोनों बॉल्स इक्वल आएंगी, इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच टाइप। मतलब अगर x वाली बॉल्स 3 आएंगी तो y वाली भी 3 आएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सक्सेस किसको मानना है ये तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम x बॉल आना भी सक्सेस मान सकते हो, y बॉल आना भी सक्सेस मान सकते हो। अगर मैं x बॉल आना सक्सेस मानता हूं, गेटिंग बॉल मार्क्ड x, इसको अगर मैं सक्सेस मानता हूं, है ना, तो सपोज मैं इसको सक्सेस मानता हूं, तो फिर मुझे कितनी सक्सेस चाहिए? एक्स मार्क वाली कितनी बॉल चाहिए? मुझे 3 बॉल चाहिए। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि एक्स मार्क वाली कितनी है? 10/25, यानी कि 2/5, और फेलियर की 3/5। तो अब कितनी सक्सेस चाहिए तुम्हें? तुम्हें चाहिए यहां पर कितनी सक्सेस? इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स। इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स मतलब एक्स वाली बॉल्स कितनी चाहिए? 3। तो 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें तुम्हारे को डिफाइन नहीं कर रखा था कि सक्सेस किसको मानना है, तुम्हारी मर्जी है। एक्स और वाई बॉल्स बराबर चाहिए, तो दोनों में से किसी को भी सक्सेस मान लो, है ना। दोनों की 3-3 बॉल्स चाहिए, तो ठीक है, यू कैन टेक एनी ऑफ देम एज सक्सेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें दे रखा है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एट इट फेल्स, मतलब जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी की डबल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेलियर की प्रोबेबिलिटी की डबल है। P इज ट्वाइस ऑफ Q, सक्सेस होने की चांसेस फेलियर से डबल है, तो P इज डबल ऑफ Q। अब P प्लस Q कितना होता है? P प्लस Q होता है 1। तो अगर मैं P की जगह पर 2Q लिखूं तो 2Q प्लस Q 3Q आ जाता है 1, तो Q निकल के आता है 1/3, और ऑब्वियसली फिर P निकल के आएगा 2/3। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें P और Q नहीं दे रखा था, हमने पहले P और Q निकाला। सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स, उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउट ऑफ 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 6 सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 4 सक्सेस, सॉरी, कम से कम 4 सक्सेस चाहिए 6 में से। तो कम से कम 4 सक्सेस का मतलब या तो 4 सक्सेस या 5 सक्सेस या फिर 6 सक्सेस, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल कर ऐड करो, ये तुम्हारा आंसर निकल के आता है। तो इंपॉर्टेंट क्या था? ये P और Q निकालना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेलियर की ट्वाइस है, मतलब डबल है। तो P को हमने 2Q लिया और सॉल्व किया। इस तरह से क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आते जाएंगे ना, ये धीरे धीरे करके थोड़ा सा लेवल अच्छा होता जाएगा हमारे पास। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, अ डाइस इज थ्रोन अगेन एंड अगेन until 3 6 are obtained। एक डाइस को बार बार थ्रो करते रहना है। कब तक थ्रो करते रहना है? जब तक मेरे पास 3 बार 6 नहीं आ जाता। अब वो 3 बार 6 5 बार में आए, 10 बार में आए, 20 बार में आए, जब तक 3 बार 6 नहीं मिलते मुझे, तब तक मुझे डाइस को रोल करना है। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने करने हैं वो अननोन है,
है ना, अभी तक तो अननोन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के करना है। इसमें बोल रहा है कि जब तक 3 बार 6 नहीं आएगा तब तक रोल करते रहो, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है थर्ड 6 इन द सिक्स्थ थ्रो। वो कह रहा है कि भाई तीसरा वाला जो 6 है वो किस में आए? सिक्स्थ वाले थ्रो में आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब देखो तीसरा वाला 6 सिक्स्थ थ्रो में आएगा, इसका मतलब है कि टोटल 3 बार 6 चाहिए। तो पहले जो 2 6 हैं वो पहले 5 थ्रो के अंदर कभी भी आ गए होंगे, तभी तो तीसरा 6 सिक्स्थ थ्रो में आ पाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये बायनोमियल के साथ साथ एक तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट्स का भी क्वेश्चन है। तुम्हें तीसरा वाला 6 किस में चाहिए? सिक्स्थ थ्रो में चाहिए। तो तुम ए 2 बार इसको करोगे, ए मानोगे गेटिंग 2 6s इन फर्स्ट 5 थ्रोस। पहले 5 थ्रो में 2 बार 6 आए, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम बाइनोमियल से निकालेंगे। और बी मानेंगे कि भाई गेटिंग थर्ड 6 इन द सिक्स्थ थ्रो, इन नेक्स्ट थ्रो और द सिक्स्थ थ्रो, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है 5 में से 2 बार 6 आना। 5 में से 2 बार 6 आना मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5 में से 2 बार 6 आने की। तो 5C2 नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है, 2 बार सक्सेस चाहिए। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ऑब्वियसली, क्योंकि 6 आने पर सक्सेस है ना, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो रही है। और सक्सेस कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो 5C2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5C2 निकल के आता है 5, मैंने क्या बताया था, 5 × 4/2, तो ये आता है 10। 10 × 125 5 क्यूब अपॉन 6 की पावर 5, है ना। अभी हाल फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं कि कैसे वैसे इसको सॉल्व करना है। अभी इसको फर्स्ट ऐसे ही मान कर लेते हैं। अब बी मतलब 5 में से 2 बार 6 आएगा, ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मैं वापस से रोल कर रहा हूँ, छठी बार मैं वापस से रोल कर रहा हूँ। अब छठी बार अगर मैं रोल कर रहा हूँ तो उस समय 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक सिंगल थ्रो में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो 1/6 है। अब मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब भाई थर्ड 6 तो तभी पॉसिबिलिटी होगी ना जब पहले 2 6 आ चुके हैं। तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि कैसे निकलेगी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से पीए इंटू पीबी निकलेगी। तो मेरी पूरी प्रोबेबिलिटी बन के आती है 10 × 125 अपॉन 6 की पावर 5 इंटू 1/6। अब कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर लो, ये 5 और ये 3, और कुछ तो कट नहीं रहा। 625 अपॉन 3 × 6 की पावर 5, ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी कि जो तीसरा वाला 6 है ना वो इस थ्रो के अंदर, छठे थ्रो के अंदर आएगा। इसमें चीजें चेंज कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, इसको बहुत ढंग से करना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हैं। भाई तीसरा वाला 6 7th थ्रो में आए, 8th थ्रो में आए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7th थ्रो में बोले तो इसका मतलब 6 बार में 2 6 आए, तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को करो। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा ना, अभी 4-5 क्वेश्चन और हैं अभी तक, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके आने के चांसेस भी होते हैं, 3 नंबर में ये क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो ये आया भी हुआ है बोर्ड में, इसको ढंग से करो, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 6s इन 6 थ्रोज। तो 6th वाले में तीसरा 6 था, ये मतलब पहले 5 में 2 6 चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी इसमें निकालनी थी, ठीक है। ध्यान से देखना, उसको वापस से कर लेना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर, प्रोबेबिलिटी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इट हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में था ऐसा क्वेश्चन, वो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में था, 2024-25 का जो सैंपल पेपर था ना उसमें था ये। तो इस तरह का क्वेश्चन था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4, ठीक है। मतलब शूटर हिट कर रहा है, हिट करने की प्रोबेबिलिटी 75% है, 3/4 है। अब तुमसे पूछा है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही शुड फायर, मिनिमम कितनी बार फायर करना है, so that probability of hitting the target at least once is more than 90%। मतलब
कितनी बार हिट करे कि टारगेट कम से कम एक बार हिट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% हो। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लें। एक तो पहली चीज एन निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार शूट करना है, so that probability of hitting the target at least once। तो पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, probability of hitting at least once, है ना, probability of hitting at least once, कम से कम एक बार हिट करे, इसकी probability more than 90% होनी चाहिए। probability of hitting at least once is more than 90%। अब at least once का मतलब होता है कम से कम एक बार हिट करना, तो कम से कम एक बार का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस शुड बी मोर देन 90%। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 या 1 से ज्यादा, तो 1 2 3 4 कितनी बार, n टाइम्स, वो तो हम नहीं निकाल सकते। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई 0 1 2 3 4 ये चलता रहेगा जब तक कि नंबर ऑफ ट्रायल्स खत्म नहीं होते n तक। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये सब की प्रोबेबिलिटी मैं नहीं निकाल सकता हूं, तो मैं 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी लूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब 0 के अलावा सब कुछ, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 माइनस 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 10। 90% इज 9 अपॉन 10। अब 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन सी 0, एन तो मालूम नहीं है तो एन सी 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर n माइनस 0 इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 10। 1 माइनस एन सी 0 कितना है, एन सी 0 इज 1, पी, पी मतलब है सक्सेस, टारगेट हिट करना इज सक्सेस, तो P यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 4 की पावर 0, ये भी 1 हो गया। बचा क्या, Q की पावर n। अब Q कितना है, 1 अपॉन 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 10। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास सॉल्व करके आएगा माइनस 1 अपॉन 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 10 माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 10। अब हमें पता है कि भाई जब मैं माइनस का साइन कैंसिल करूंगा तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। ये तो तुम्हें पता ही है ना कि माइनस ए अगर ग्रेटर देन माइनस बी है तो ए लेस देन बी होता है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में हमने पढ़ा हुआ है। और फिर से अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, मतलब 4 की पावर n ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। भाई दो केसेस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, या तो हम नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करें या रेसिप्रोकल लें। तो तुम नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तब भी तुमने चेंज किया, देखो ग्रेटर देन को लेस देन कर दिया, फिर जब तुमने रेसिप्रोकल लिया फिर लेस देन को ग्रेटर देन कर दिया। तो हम दो केसेस में साइन चेंज करते हैं, दोनों केसेस एक साथ लग गए यहाँ पर। अब 4 की पावर n 10 से बड़ी कब होती है, देखो 4 स्क्वायर क्या होता है 16, तो 4 की पावर n 10 से बड़ी कब होती है 2 पर। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है 2 3 4 एंड सो ऑन, 2 से बड़ी सारी पावर्स इक्वल होती हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट ही शुड फायर, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट ही शुड फायर इज 2। भाई कम से कम 2 बार फायर करना पड़ेगा, वैसे तो 2 3 4 कितनी बार भी करें, तो कम से कम अगर वो 2 बार फायर करता है तो टारगेट एक बार हिट करेगा, इसके चांसेस 90% से ज्यादा होने वाले हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको पहले अच्छे से समझ लेना कि एटलीस्ट वंस हिट करने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% थी। एटलीस्ट वंस का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसको 1 माइनस 0 लिखा, फॉर्मूले लगा के। ये कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखो, और प्लस माइनस कब करना है, इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, एंड यू गेट द आंसर। इस तरह से हमारा आंसर निकल के आता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो अब नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है इफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय बी 12 5 by 6 फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखो ये क्वेश्चन काफी इजी सा है, पर बेसिक नई दो चीजें हम सीख रहे हैं यहाँ पर, मीन और वेरिएंस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखा जाता है n, p, है ना, और q प्लस पी की पावर n भी लिखते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, या फिर n, p लिखते हैं। तो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 12, 5 by 6 दे रखा है तो इसका मतलब n कितना है 12 है, 12 ट्रायल्स हो रहे हैं,
और P ये है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5/6 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई ऑब्वियसली। अब वो कह रहा है मीन और वेरिएंस निकालो। देखो मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर समेशन पी आई एक्स आई से मीन निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं आता तो उसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक में उसका लिंक तुम्हें उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। तो एक तरीका तो वो है, और दूसरा बाइनोमियल में मीन और वेरिएंस निकालने के हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। मीन जिसको हम म्यू भी लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है n इंटू पी। तो n इंटू पी मतलब 12 इंटू 5/6, तो ये निकल के आता है 10। तो तुम्हारा जो मीन है वो है 10, और वेरिएंस, वेरिएंस को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर, ये निकलता है एन पी क्यू से। तो 12 इंटू 5/6 इंटू 1/6, तो सॉल्व करने पर ये निकल के आता है मेरा 5/3। तो वेरिएंस है मेरा 5/3। तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं हमारे पास मीन वेरिएंस के, एनपी और एनपी क्यू। हाँ, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो रूट ऑफ 5/3 वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। वेरिएंस एनपी क्यू है, मीन एनपी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि रूट एनपी क्यू रूट 5/3, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। मीन वेरिएंस के डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो, एनपी और एनपी क्यू। चलो अब इस क्वेश्चन के अंदर, ये बढ़िया क्वेश्चन है काफी, और ये क्वेश्चन कोर वालों के एग्जाम में आया हुआ है, 3-4 साल पहले आया था, करीब 20-21 के अंदर आया था ये। और ऑब्वियसली उस समय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोर वालों के सिलेबस में था, अब उनके सिलेबस में नहीं है। इस सेशन में 25-26 में, उनके सेशन में ये नहीं है, उनके कोर्स में नहीं है ये। तुम्हारे कोर्स में, अप्लाइड वालों के कोर्स में तो ऑब्वियसली पूरा है। तो क्वेश्चन है कि भाई एक ड्रंकार्ड है ना, पिया हुआ आदमी है, वो एक स्टेप अपनी जगह पर खड़ा है, वो एक स्टेप आगे लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, एक स्टेप पीछे लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। मतलब अपनी जगह पे खड़ा नहीं रहेगा, या तो एक स्टेप आगे लेगा या एक स्टेप पीछे लेगा। तो अगर वो एक स्टेप आगे लेता है तो इसके चांसेस 0.6 हैं, पीछे लेने के 0.4 है। इफ ही टेक्स 7 स्टेप्स इन ऑल, टोटल 7 स्टेप्स ले रहा है, what is the probability that he is just one step away from his original position? मतलब जहां वो खड़ा था वहां से सिर्फ एक स्टेप आगे हो या पीछे हो, 1 स्टेप अवे बोला है। 1 स्टेप अवे का मतलब है एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे, दोनों 1 स्टेप अवे ही होता है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक बार के लिए मैं आगे चलना प्लस मान लेता हूं और पीछे जाना माइनस मान लेता हूं, जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर। अगर वो 7 स्टेप्स लेता है तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटी है 7 स्टेप आगे लेगा, तो पीछे कितने लेगा? 0। दूसरी पॉसिबिलिटी है 6 स्टेप आगे लेगा, 1 पीछे लेगा। तीसरी 5 आगे 2 पीछे, फिर 4 3 3 4 2 5 1 6 7 0 0 7। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। या तो 7 स्टेप आगे लेगा, 0 पीछे लेगा एंड सो ऑन। इसके अलावा और कुछ नहीं, 7 स्टेप्स है तो यही पॉसिबिलिटीज है। हमें चाहिए 1 स्टेप अवे। 1 स्टेप अवे का मतलब 0 से +1 या -1 की पोजीशन। तो यहाँ पर पोजीशन है उसकी 7 स्टेप अहेड, +7 उसकी पोजीशन है। यहाँ उसकी पोजीशन है +5, 6 आगे 1 पीछे आया, तो वो +5, 5 स्टेप आगे है। 5 + 2 +3 पोजीशन है। 4 + 3 में उसकी पोजीशन है +1, और 3 - 4 में उसकी पोजीशन है -1। तो यहाँ पर ये 2 केसेस हैं जिनमें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक स्टेप अवे होगा। अब यहाँ पर अगर मैं आगे चलना सक्सेस मांगू, क्योंकि तुम्हें आगे पीछे के बारे में तो कोई बोला नहीं है ना कि एक स्टेप आगे रहना चाहिए, एक स्टेप पीछे रहना चाहिए, तुम्हें सिर्फ ये बोला है एक स्टेप अवे। तो आगे पीछे किसी को भी तुम सक्सेस मान सकते हो। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि आगे चलना इज सक्सेस, तो x मान लेते हैं सक्सेस इज टेकिंग 1 स्टेप अहेड, टेकिंग 1 स्टेप अहेड, टेकिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड या अहेड। अब तुम्हें कितनी बार सक्सेस चाहिए? प्लस वाला हमारा 1 स्टेप अहेड था, कितनी बार सक्सेस चाहिए? 4 बार या 3 बार?
तो तुम्हें 4 या 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल सी चीज़ है कि 4 सक्सेस का मतलब है वो 4 स्टेप आगे चलेगा, तो बचे हुए 3 स्टेप पीछे चलेगा, तो ओरिजिनल पोजीशन से 1 स्टेप अवे होगा। साथ ही साथ अगर 3 सक्सेस निकालोगे तो भी वही बात है। तो हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालनी है किसकी, 4 सक्सेस प्लस 3 सक्सेस की। तो 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7C4, 0.6 की पावर 4, 0.4 की पावर 3, NCR P की पावर R, Q की पावर N माइनस R, और यहाँ पर आएगा 7C3, 0.6 की पावर 3 और 0.4 की पावर 4। अब देखो 7C4 और 7C3 बराबर होते हैं, NCR और NCN-R बराबर होते हैं। जहां पर R का सम इक्वल होता है ना, वो बराबर, जैसे 10C2 और 10C8 ये इक्वल है, क्योंकि 2 और 8 मिलके 10 बनाते हैं। तो इसी तरह 7C4 और 7C3 बराबर है, तो मैं 7C3 इसको 7C3 मानता हूं, कॉमन ले लेता हूं, और 0.6 की पावर 3, 0.4 की पावर 3 ये भी कॉमन ले लेता हूं। तो मेरे पास यहां बचता है 0.6, क्योंकि 0.6 के बाद 3 कॉमन ली हुई है, और यहां बचता है 0.4 जो कि बनता है 1। तो मेरा आंसर है 7C3, 0.6 को मैं 3/5 की पावर 3 इंटू 2/5 की पावर 3 लिख सकता हूं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा दैट ही इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा अब एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसमें हम क्लास 12th के MCQs डेली अपलोड करते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ हमारी जो ऐप है उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लास 12th के सारे वीडियोस एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें फ्री मटेरियल का सेक्शन ढूंढोगे, तो फ्री मटेरियल में वीडियोस में तुम्हें सारे वीडियोस एक ही जगह पर कंपाइल किए हुए मिल जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि हम एक अनबायस्ड कॉइन को n टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, और तुम्हें बोला जा रहा है कि x इक्वल टू 1, 2 और 3 इन तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो AP में है, और तुम्हें n निकालना है। देखो वैसे तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हम कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, तो n तो हमारा n है ही, और P और Q दोनों हाफ होंगे। भाई जब कॉइन को टॉस करते हो तो दो ही आउटकम्स होते हैं, या फिर हेड या टेल। तो चाहे हेड सक्सेस हो या टेल सक्सेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, P और Q 1/2 रहेंगे इन एनी केस। अब क्वेश्चन ने बोला है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 ये तीनों AP में है। देखो लोअर क्लास में तुमने पढ़ा है कि अगर A, B और C AP में हो, तो हम 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C लिख सकते हैं। भाई क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ना, B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी, तो उसको सॉल्व करते हैं तो 2B इक्वल टू A प्लस C लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी AP में है, मतलब डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 विल बी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 एंड 3। भाई ये मेरा A है, ये B है और ये C है, तो अगर A, B और C AP में है तो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल्स टू A प्लस C लिखेंगे। अब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। अब 2 की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा भाई, मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, NC2 P रेज टू पावर Q, P रेज टू पावर हाफ, Q रेज टू पावर N माइनस 2, इजंट इट, कि भाई R यहाँ पर 2 है और N माइनस R, N माइनस 2 हो गया। ये निकलेगा मेरा NC1 P रेज टू पावर 1, Q रेज टू पावर N माइनस 1, प्लस इसी तरह सेकंड वाला आएगा NC3 P रेज टू पावर 3, Q रेज टू पावर N माइनस 3। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 इंटू NC2 इसको मैं लिख सकता हूं P रेज टू पावर N। कैसे, कि भाई देखो P और Q दोनों बराबर हैं, तो P की पावर 2 इंटू क्यू की पावर N माइनस 2 है, तो मैं Q को भी P लिख सकता हूं। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो 2 प्लस N माइनस 2 कितना बनता है, N बनता है, तो इसको लिख सकता हूं P की पावर N। इसको मैं लिख सकता हूं NC1 को तो N ही लिखते हैं, और P की पावर ये भी N प्लस 1 हो, N हो जाएगी, सॉरी 1 प्लस N माइनस 1, और NC3 ये भी हो जाएगा P की पावर N। अब क्या कॉमन है,
p रेज टू पावर n कॉमन है, तो मैं यहाँ पर p रेज टू पावर n कॉमन लूंगा RHS में, मेरे पास बचेगा n प्लस NC3 और ये हो जाएगा कैंसिल। अब मुझे इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है, जो मुश्किल काम नहीं है। तो NC2 सॉल्व करते हैं, n अपॉन 2 आएगा, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, भाई n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से n फैक्टोरियल खुलेगा n-1 n-2 फैक्टोरियल तक, और ये n-2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा n-1 अपॉन 2 और इज इक्वल्स टू, ये है मेरे पास n और NC3 को खोलूंगा तो n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा। अब और भी कुछ कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, एग्जैक्टली एक तो 2 से 2 कट रहा है, दूसरा मैं n जो है ना वो भी कॉमन ले सकता हूं और कैंसिल कर सकता हूं, 1 प्लस n-1 इंटू n-2 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल है 6, तो ये n भी कट जाएगा। अब सिंपली मुझे एलसीएम लेकर n निकालना है, तो n-1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम भी ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू निकालो और कमेंट्स में लिखो, सॉल्व करके बताओ कि n की क्या वैल्यू आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो ये अब तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। और अब देखते हैं हम इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है कि भाई दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, ये दोनों डाई रोल कर रहे हैं ऑल्टरनेटली, भाई पहले ए रोल कर रहा है फिर बी एंड सो ऑन, ए स्टार्ट्स फर्स्ट दे रखा है। अब भाई गेम क्या है कि जो भी पहले 6 जिसका आ जाएगा ना वो जीत जाएगा, एनीवन हु गेट्स अ 6 फर्स्ट विल विन द गेम। और अब तुम्हें ए और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं है, क्योंकि देखो दो ही लोग खेल रहे हैं, तो दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा, दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही जीतेगा ना, तो इसका मतलब 1/6 नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो वैसा तो नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर हम लोग पहले मान लेते हैं कि भाई जीतने की बात करें तो हम सिर्फ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और 1 में से माइनस करके बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो अपने आप आ जाएगी। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो पहले कौन रोल कर रहा है, पहले ए थ्रो करता है, तो इट इज लाइक ए थ्रो करेगा, फिर बी थ्रो करेगा, फिर ए थ्रो करेगा, फिर बी थ्रो करेगा, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा भाई, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई जीत नहीं जाता, किसी का 6 नहीं आ जाता, ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहेगा अगर 6 नहीं आया तो तुम्हें ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पर मैं ए की बात करूं तो ए कब जीत सकता है, ए जीत सकता है फर्स्ट चांस के अंदर, मतलब ही कैन विन इन चांस 1। अगर वो फर्स्ट में नहीं जीता सपोज, तो उसका अगला जो चांस मिलेगा उसे वो मिलेगा थर्ड, क्योंकि सेकंड बी का है। तो अगर या तो वो फर्स्ट में जीतेगा, फर्स्ट में नहीं जीता तो थर्ड में जीतने के चांस है, थर्ड में भी नहीं जीता तो फिफ्थ में जीतने के चांस है, एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अब पहले प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ए विंस की। ए विंस मतलब इसको हम लिखेंगे ए विंस इन फर्स्ट चांस, फर्स्ट चांस, और प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इन थर्ड चांस, भाई फर्स्ट में नहीं जीता तो फिर थर्ड में जीत सकता है, थर्ड में नहीं जीता तो फिर वो जीतेगा फिफ्थ में, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इन फिफ्थ चांस एंड सो ऑन। ये हम सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करेंगे तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आएगी, ए का फर्स्ट बार में जीतना, थर्ड बार में जीतना या फिफ्थ बार में जीतना एंड सो ऑन। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके हमारे पास ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, दीज आर द केसेस, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, और है तो प्लस लगा रहे हैं। अब ए फर्स्ट में अगर जीत जाता है तो ए सक्सेस मान लेते हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं पी। तो ए अगर फर्स्ट में जीत जाता है तो इट इज लाइक सक्सेस। ए थर्ड में जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अब देखो ए थर्ड में जीतेगा मतलब ए फर्स्ट में इसका मतलब हार चुका है, फर्स्ट में उसका 6 नहीं आया है, बी भी सेकंड में हार चुका है। ए की थर्ड चांस आएगी ही तब व्हेन ए हैज लॉस्ट
in first chance. B has also lost in second chance. Now A wins in third chance. तो A की थर्ड में जीतने की प्रोबेबिलिटी का पहला लॉजिक है कि A फेल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, B फेल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नाउ A विंस इन नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो A has failed, B has failed, now A wins. तो it is like failure, A fails into B fails into A wins. तो A fails मतलब क्यों? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है तो फेलियर की Q है. B fails that is again Q and then A wins that is success. और अगर थर्ड में नहीं जीता तो फिर वो फिफ्थ में जीतेगा. तो इट विल बी A fails in first, B fails in second, A fails in third, again B fails in fourth, then A wins in fifth attempt, and this process continues forever. Now this can be written as P plus Q square P plus Q की पावर 4P and so on. Now यहाँ पर P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. अब सक्सेस कब आएगी भाई? इंडिविजुअली अगर मैं एक पर्टिकुलर चांस में हम यहाँ पर A के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं टोटल इवेंट, टोटल एक्सपेरिमेंट में. अगर मैं सिर्फ एक ही डाई रोल करता हूं तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है अगर अकेला A है तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक्चुअली 1/6 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6. नाउ यहां तुम देख रहे हो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक जीपी, इनफाइनाइट जीपी. लास्ट क्लास में तुमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला A/1 - R होता है, जहां पर A का मतलब है फर्स्ट टर्म और R का मतलब होता है कॉमन रेशियो. तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर देखें तो मेरी फर्स्ट टर्म तो P है और कॉमन रेशियो है मेरा Q स्क्वायर. कॉमन रेशियो कैसे निकलता था? A2/A1 से. तो A2/A1 करते हैं तो कॉमन रेशियो निकल के आता है Q स्क्वायर. तो अब मैं P और Q की वैल्यू डालूं. P मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 और Q मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करो 1/6 और एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो नीचे निकल के आता है तुम्हारे पास 11/36 which gives you 6/11. तो मतलब A के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/11 है. और अगर A के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो मतलब B के जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/11 है. अब A की प्रोबेबिलिटी B से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि A ने पहले स्टार्ट किया है. तो जो पहले स्टार्ट करेगा उसको हमेशा एडवांटेज मिलेगा. ऐसा ही हमारे एग्जाम्स में भी होता है. जो पहले स्टार्ट करता है और लास्ट तक काम करता रहता है रेगुलरली उसको हमेशा एडवांटेज मिलता है. ये चीज़ ध्यान रखें. तो और रेगुलरली पढ़े, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चलते हैं.